हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मशीन डिज़ाइन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। और ये डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मशीन डिज़ाइन। और ये वो पहला कंपोनेंट है जिसकी डिज़ाइन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था जो कि था थियरीज ऑफ फेलियर। और उन थियरीज ऑफ फेलियर में हमने डिफरेंट टाइप की थियरीज ऑफ फेलियर को डिस्कस किया था और ये देखने की कोशिश की थी कि उन थियरीज ऑफ फेलियर को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इन थ्योरीज ऑफ फेलियर को यूज़ करके हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था और देखा था कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। और उसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानने की कोशिश करेंगे शाफ्ट के बारे में। और हम देखेंगे कि सबसे पहले कि शाफ्ट क्या होती है, हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। शाफ्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन, शाफ्ट क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे शाफ्ट के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि जो शाफ्ट है वो कितने टाइप की होती है। शाफ्ट बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो हम देखेंगे कि वो शाफ्ट जो अवेलेबल हैं वो कितने टाइप की हैं और कौन कौन सी शाफ्ट है हमारे पास, कितने टाइप की हैं। फिर हम देखेंगे कि जो शाफ्ट अवेलेबल है हमारे पास वो किन साइजेस में अवेलेबल है, यानी मार्केट में जो शाफ्ट अवेलेबल है उसका साइज़ क्या है, स्टैंडर्ड कौन कौन से स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन के साथ शाफ्ट की। तो चलिए एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं शाफ्ट की कि शाफ्ट होती क्या है। तो अगर हम शाफ्ट को डिफाइन करना चाहें तो कुछ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि शाफ्ट बेसिकली एक रोटेटिंग मेंबर होता है जो कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए काम में आती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ रोटेटिंग मेंबर। इट मीन्स दैट शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मेंबर which is used to transmit power, used to transmit power from one place to another place। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको पावर को ट्रांसमिट करना है तो उस पावर के ट्रांसमिशन के लिए हम जिस कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं वो कंपोनेंट आपका शाफ्ट होता है बेसिकली। और शाफ्ट से जो पावर ट्रांसमिट होती है वो आपका गियर के थ्रू या पुली के थ्रू ट्रांसमिट होती है। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास एक शाफ्ट है। लेट अस ड्रॉ ए शाफ्ट। सपोज करिए हमने ये एक शाफ्ट बना दी। ओके, अब एक शाफ्ट ये है आपके पास और एक शाफ्ट ये है आपके पास। नाउ हमने कहा ये जो शाफ्ट है ये है आपकी शाफ्ट 1 और ये जो शाफ्ट है ये है आपकी शाफ्ट 2। आप सपोज करिए इस शाफ्ट से पावर को हमें ट्रांसमिट करना है इस शाफ्ट में। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस शाफ्ट के ऊपर एक गियर माउंट कर देंगे। लेट अस सपोज हमने क्या किया, एक गियर माउंट कर दिया इस शाफ्ट के ऊपर। ओके, इस तरीके से। और एक गियर हमने माउंट कर दिया इस शाफ्ट के ऊपर, कुछ इस तरीके से। और गियर को इस तरीके से माउंट किया गया कि ये जो गियर है, यानी कि इसको हम कह दें अगर G1, दिस इज गियर 1 G1 एंड दिस इज गियर 2 G2। तो ये गियर इस तरीके से माउंट किया गया कि इसके जो टीथ थे, यानी इस गियर के जो टीथ थे, इस तरीके से टीथ होंगे इसके, तो वो मैश कर रहे होंगे इस गियर के टीथ के साथ। तो होगा क्या बेसिकली, सपोज करिए इस ये जो शाफ्ट है ये किसी मोटर के थ्रू रन कर रही है और ये रोटेट कर रही है। अब इसके रोटेशन की वजह से बेसिकली क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर गियर माउंट है तो ये जिस डायरेक्शन में ये शाफ्ट रोटेट करेगी उसी सेम डायरेक्शन में ये गियर भी रोटेट करने लगेगा। अब जिस डायरेक्शन में ये गियर रोटेट करेगा, क्योंकि इसके टीथ मैश हैं इस सेकंड गियर के साथ, तो क्या होगा, होगा ये कि ये वाला जो आपका गियर है, गियर नंबर 2,
ये भी आपका रोटेट करेगा, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये वाला गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसकी वजह से ये जो शाफ्ट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी। तो इस तरीके से आपकी जो पावर है वो शाफ्ट 1 से S1 से S2 में ट्रांसमिट हो जाएगी। ओके, अब ये जो शाफ्ट है आपकी, ये बेसिकली ये कह सकते हैं जनरली ये आपकी सर्कुलर शेप की होती है, जनरली ऑफ सर्कुलर शेप। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार जो आप शाफ्ट यूज़ करेंगे वो सर्कुलर ही शेप की होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट का और आप उस शाफ्ट को कहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं। कुछ एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए हम स्क्वायर शाफ्ट का भी यूज़ कर लेते हैं, यानी शेप जो होगा शाफ्ट का वो स्क्वायर होगा। ओके, अब इसमें एक बात और नोट करने वाली है, वो ये है कि जनरली जो शाफ्ट होती है आपकी वो सॉलिड होती है। जनरली शाफ्ट इज सॉलिड। लेकिन अब ये भी कंपल्सरी नहीं है कि आप हर बार सॉलिड शाफ्ट ही यूज़ करेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम हॉलो शाफ्ट भी यूज़ कर लेते हैं। हम सॉलिड नहीं करते बल्कि हॉलो शाफ्ट का यूज़ करते हैं। और उस हॉलो शाफ्ट का यूज़ क्यों करते हैं, उस हॉलो शाफ्ट का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें लेस वेट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें ऐसी शाफ्ट का इस्तेमाल करना होता है जिसका हमें वेट कम से कम अप्लाई कर वेट कम से कम हो उस शाफ्ट का। तो हम क्या करते हैं, हॉलो शाफ्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो हॉलो शाफ्ट कैसे होगी, वो हॉलो शाफ्ट कुछ ऐसी होगी, जैसे सपोज करिए ये एक शाफ्ट है आपके पास। तो जो हॉलो शाफ्ट होगी उसका ऑब्वियस सी बात है एक आउटर डायमीटर होगा और एक इनर डायमीटर होगा, इस तरीके से। तो ये जो शाफ्ट है आपकी ये हॉलो शाफ्ट कहलाएगी। और जो सॉलिड शाफ्ट होगी वो कंप्लीट सॉलिड होगी आपकी, उसमें कोई इनर डायमीटर नहीं होगा, सिर्फ एक डायमीटर होगा जो कि आपका आउटर डायमीटर होगा। तो ये जो शाफ्ट है ये आपकी सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट है। इसके प्लान की बात हो रही है, प्लान प्लान दिखाया गया इसका। और ये आपकी हॉलो शाफ्ट है। तो जो हॉलो शाफ्ट होगी वो जाहिर सी बात है उसमें कम मटेरियल लगा होगा उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में। तो इसलिए जो वेट होगा WH यानी वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट इज ऑलवेज लेस देन वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। तो इस वजह से सेम साइज़ की बात हो रही है, सेम साइज़ के लिए जो हॉलो शाफ्ट का वेट होगा वो सॉलिड शाफ्ट के वेट से कम होगा। तो हम जो तो ऐसी जगह पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें लेस वेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब लेस वेट की रिक्वायरमेंट होगी तो मटेरियल भी कम लगेगा। अब जब मटेरियल की बात आई है तो मटेरियल में हमें ये देखना होगा कि मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सिलेक्शन ऑफ शाफ्ट मटेरियल। तो शाफ्ट के मटेरियल के लिए क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे जब आप एक मटेरियल सेलेक्ट कर रहे होंगे शाफ्ट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि जो भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे शाफ्ट के लिए उसकी मशीनेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी। और मशीनेबिलिटी अच्छी क्यों होनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि मार्केट में जो शाफ्ट के साइज़ अवेलेबल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की शाफ्ट अवेलेबल हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो रिक्वायरमेंट है जिस साइज़ की वो साइज़ मिल जाए। जैसे सपोज़ करिए आपको शाफ्ट जो है वो 22 mm की चाहिए, फाइज 22 mm। सो आप सपोज़ करिए कि 22 mm की शाफ्ट आपको मार्केट में नहीं मिल रही है आसानी से, तो आप क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात है इससे बड़ी साइज़ की शाफ्ट लेकर के आएंगे। और इससे बड़ी साइज़ की शाफ्ट जो होगी वो हो सकता है 25 mm की हो। तो वो 25 mm की शाफ्ट ला करके आप क्या करेंगे, उसको 3 mm उसका डायमीटर कम करेंगे, यानी टर्निंग करेंगे उसके ऊपर और 22 mm की शाफ्ट बनाएंगे उससे। तो अब क्या होगा, अगर मशीनेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, उसकी मशीनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी उस शाफ्ट की, उस तो फिर वो आसानी से मशीन नहीं हो पाएगी। तो आप जो भी मटेरियल सिलेक्ट करेंगे अपनी शाफ्ट का वो ऐसा होना चाहिए जो आसानी से मशीन हो जाए। तो इसलिए मशीनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि अभी आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे, जो आगे वीडियोज़ आएंगी भी उसमें हम डिस्कस करेंगे
कि जब भी आप जब जब हम डिज़ाइन करेंगे शाफ्ट के ऊपर, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में शाफ्ट डिज़ाइन होती है। यानी क्या हो रहा होगा, सपोज करिए सब कभी कभी शाफ्ट के ऊपर बेंडिंग लग रही हो, बेंडिंग लोड आ रहा होगा। कभी जो है शाफ्ट के ऊपर टॉर्जनल लोड लग रहा होगा, और कभी कभी इस शाफ्ट के ऊपर कॉम्बिनेशन लग रहा होगा इन दोनों का, बेंडिंग भी और साइमल्टेनियसली टॉर्जनल लोड भी लग रहा होगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, सब शाफ्ट का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी शाफ्ट ऐसी होनी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। तो अगर हाई स्ट्रेंथ होगी तो वो बेंडिंग को भी बेयर कर लेगी, टॉर्जनल लोड को भी बेयर कर लेगी, तो ट्विस्टिंग भी नहीं होगी, उससे बेंडिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए स्ट्रेंथ जो है शाफ्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है फैक्टर है, वो ये है कि इट हैज़ गुड वेयर रेजिस्टेंट। तो शाफ्ट में जो वेयर रेजिस्टेंट होना चाहिए शाफ्ट का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि आपकी जो शाफ्ट होती है, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, आपकी जो शाफ्ट होती है वो शाफ्ट के ऊपर कब हमेशा कोई गियर माउंट हो रहा होगा। जैसे इस केस में तो एक गियर माउंट है ना। कभी कभी क्या होगा कि उसके ऊपर पुली माउंट होगी। तो शाफ्ट कभी भी अकेले नहीं होगी, या तो उसके ऊपर गियर माउंट होगा या पुली माउंट होगी, यानी उसका जो सरफेस है वो हमेशा कांटेक्ट में होगा किसी दूसरे सरफेस के साथ। जैसे कि इस कंडीशन में जो शाफ्ट का सरफेस है, ये जो सरफेस है ये कांटेक्ट में है किसके साथ, गियर के सरफेस के साथ। तो जब कांटेक्ट में होगा, और क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है, शाफ्ट का भी रोटेशन हो रहा है, गियर का भी रोटेशन हो रहा है, तो इस कांटेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो शाफ्ट है उस शाफ्ट की वेयरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वेयरिंग के चांसेस को कम करने के लिए आपको ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना होगा जो आसानी से वेयर ना हो सके, जो वेयर रेजिस्टेंट हो। तो इसलिए जो ये वेयर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ शाफ्ट्स की। तो शाफ्ट जो होती हैं बेसिकली आपकी, वो दो टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट जो होती है वो दो तरीके की होती है, जिसमें से पहली आपकी ट्रांसमिशन शाफ्ट होती है। और अगर ट्रांसमिशन शाफ्ट की बात की जाए, तो ट्रांसमिशन शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जो पावर को सोर्स से किसी ऐसी जगह ट्रांसमिट कर दे, किसी ऐसी मशीन पर ट्रांसमिट कर दे जो उस पावर को कंज्यूम कर रही हो, जो उस पावर को एब्जॉर्ब कर रही हो, यानी उस पावर को यूज़ करके वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हो वो मशीन। तो ट्रांसमिशन शाफ्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि सोर्स से पावर को लेना और उसको ट्रांसमिट कर देना किसी मशीन के पास। तो इस तरीके की शाफ्ट को हम कहते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट। और इसकी एग्जाम्पल है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लाइन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। लाइन शाफ्ट या फिर काउंटर शाफ्ट। ऑटोमोबाइल में आपने देखा होगा इसको, लाइन शाफ्ट को भी और काउंटर शाफ्ट को भी। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब सेकेंड टाइप की जो शाफ्ट होती है आपकी, वो होती है आपकी मशीन शाफ्ट। और ये मशीन शाफ्ट जो होती है, ये एक ऐसी शाफ्ट होती है जो मशीन का मशीन का इंटीग्रल पार्ट होती है। ठीक है, यानी हम उसको बाहर से नहीं लगाते बल्कि वो मशीन के अंदर पहले से मौजूद होती है। तो ये जो मशीन शाफ्ट होती है क्या होती है, ये होती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ मशीन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मशीन। ओके। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपकी क्रैंक शाफ्ट। इसकी एग्जांपल क्या है, क्रैंक शाफ्ट। यानी कि ये पहले से लगी होती है, ये भी आपने इंजन वगैरह में सुना होगा क्रैंक शाफ्ट को। पावर ट्रांसमिशन में ही काम में आती है ये, यानी जो इंजन से जो पावर आ रही होती है उसको व्हील पे ट्रांसमिट करने के काम में आती है। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ शाफ्ट, बेसिक डेफिनेशन ऑफ शाफ्ट और मटेरियल को सिलेक्ट करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं ये डिस्कस कर लिया। अब आज एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करते हैं, और वो है आपका स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ शाफ्ट। यानी वो कौन से साइजेस हैं जिसमें जिसमें आपकी शाफ्ट मार्केट में अवेलेबल है। सो स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ शाफ्ट।
तो अगर साइजेस की बात की जाए तो डिफरेंट रेंजेस में जो शाफ्ट है वो अवेलेबल होती है। तो पहली जो रेंज है वो है 25 mm टू 60 mm, और 25 mm टू 60 mm की जो शाफ्ट होती है ये आपको 5 mm के स्टेप में मिलेगी। और 5 mm के स्टेप से मतलब ये है कि सपोज करिए अगर पहली शाफ्ट आपकी 25 mm की है, तो अब नेक्स्ट शाफ्ट जो होगी वो 26 mm की नहीं होगी, बल्कि वो नेक्स्ट शाफ्ट जो होगी वो 30 mm की होगी। फिर नेक्स्ट शाफ्ट जो होगी वो 35 mm की होगी। इसी तरीके से अप टू 60 mm, तो 5-5 mm के स्टेप्स में 25 mm से लेकर के 60 mm तक अवेलेबल होगा। अब सेकंड जो रेंज है वो है आपकी 60 mm से लेकर के 110 mm। यहाँ से जो की वो 10 mm के स्टेप में अवेलेबल होगी। यानी अगर पहली शाफ्ट आपकी 60 mm की है, तो जो नेक्स्ट शाफ्ट है आपकी वो 70 mm की होगी। फिर नेक्स्ट जो होगी वो 80 mm की होगी। इसी तरीके से अप टू 110 mm। नाउ थर्ड रेंज जो अवेलेबल है शाफ्ट की वो है आपकी 110 mm टू 140 mm। यहाँ पे जो शाफ्ट अवेलेबल है इस रेंज में वो 15 mm के स्टेप में अवेलेबल है। यानी कि पहली शाफ्ट अगर आपकी 110 mm की है, तो जो नेक्स्ट शाफ्ट होगी वो 125 mm की होगी, और लास्ट शाफ्ट जो होगी वो आपकी 140 mm की होगी। ठीक है, 15-15 mm के स्टेप्स में। इसके बाद जो लास्ट शाफ्ट अवेलेबल है वो है आपकी, लास्ट रेंज शाफ्ट की जो अवेलेबल है वो है आपकी 140 mm टू 500 mm। ओके, और इसमें जो स्टेप साइज अवेलेबल है वो है आपका 20 mm का स्टेप। यानी कि पहली शाफ्ट अगर आपकी 140 mm की है, तो नेक्स्ट आपकी 160 mm की होगी, 170 की या फिर 150 की नहीं होगी, 180 mm अप टू 500 mm। ओके, और अगर स्टैंडर्ड लेंथ की बात की जाए शाफ्ट की, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ शाफ्ट, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ शाफ्ट, तो स्टैंडर्ड लेंथ जो मार्केट में अवेलेबल है वो है 5 मीटर, 6 मीटर एंड 7 मीटर। अब सपोज करिए किसी को इस रेंज से कम रेंज में, कम लेंथ में शाफ्ट चाहिए, तो उसको फिर मशीनिंग करनी होगी। तो इससे इस रेंज में ही मार्केट में शाफ्ट अवेलेबल होती है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो ये स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड लेंथ की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड लेंथ इतनी ही होती है मार्केट में जो अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेसेस, यानी वो स्ट्रेसेस जो कि शाफ्ट के ऊपर आ रही होती हैं, और उनकी बेसिस पे हम देखेंगे कि शाफ्ट को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहिए और इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। सो गाइज थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।